हमने बिहार पहला राज्य बना जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया और हमने सबसे अच्छी बनाई, बाकी राज्य ने कॉपी किया उसको। और उसमें हमारे पास करीब 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। जब मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो मुझे कई ऐसे लोग मिले जो रिपोर्टिंग के टाइम पर ही शराब में धुत थे। जब मैंने उनसे पूछा कि शराब कहाँ से आई तो उन्होंने कहा कि शराब तो घर तक आ जाती है, हमें सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, आप बताइए कहाँ मंगानी है शराब। विधानसभा में कमिटमेंट है कि हम लोग शराबबंदी करेंगे, तो सब पार्टी ने मिलकर कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। चलिए, जिस तरह से टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करी है और भी कई अन्य क्षेत्रों में लगातार आपकी ओर से काम किया जा रहा है, टेक्सटाइल पॉलिसी कब तक आ रही है सर? बिहार को बाजार मत बनाइए, हमने कहा बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो हमने उन लोगों को आमंत्रित किया, अगर टेक्सटाइल की पॉलिसी जैसे आएगी तो मूल चूल परिवर्तन होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हां, महज 32 साल की उम्र में बड़े बड़े पदों को देखा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला और आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। जी हां, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। चलिए मिलकर पहले शाहनवाज जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो बिल्कुल जिस तरह से शाहनवाज जी ने बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए ही आज वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। कई सवाल पूछेंगे आज आपसे सर, और कई सवालों का जवाब भी मैं चाहती हूँ कि आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से, जैसे कि आप हमेशा से देते हैं, दीजिएगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, 1 साल हो गया, कैसा रहा सफ़र, क्या क्या चुनौतियाँ आई सामने? देखिए, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें आदेश दिया कि बिहार जाना है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे बिहार में काम करना है, मैं तो केंद्र में यहाँ काम कर रहा था पार्टी के अंदर। और ये सही है कि 3 बार मैं बिहार से सांसद रहा हूँ, वहीं से अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हूँ। इस बार हुक्म हुआ कि आपको बिहार जाना है, तो हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, हुक्म हुआ, पहुँच गए बिहार। फिर पता लगा कि आपको मंत्री बनना है, उद्योग मंत्री। तो लोगों ने कहा कि भैया उद्योग तो वहाँ है नहीं, आप मंत्री उद्योग के बन गए। तो ये चुनौती बड़ी है। एक तो कहने को 1 साल है, लेकिन मार्च में, फरवरी में मैं मंत्री बना था, 9 फरवरी को 10 को ऑफिस संभाला। उसके बाद तो कोरोना काल ही आ गया। मार्च से लेकर 25 अगस्त तक बिहार में पूरा लॉकडाउन था, कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन उसमें ही हमने काम किया। फिर अभी 1 महीना फिर बंद हो गया, तो आप समझिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना वो और 1 महीना अभी, 6 महीना। बिहार में खरमास में भी कोई नया काम नहीं होता, तो 7 महीना। तो कहने को लगता तो है कि ये 12 महीने हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की भी चुनौती अलग है। लेकिन हमने तय किया कि कोरोना काल में भी काम करेंगे। हमने नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप पूरा काम कीजिए। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क में बहुत काम हुआ, कृषि, स्वास्थ्य में बहुत काम हुआ, लेकिन उद्योग में ये ज़रूर है कि काम पहले नहीं हो पाया, बहुत पलायन हुआ, बिहारी हर जगह रोज़गार के लिए जाने लगे। तो हमें उद्योग लगाना है। तो बिहार में क्या होगा? बिहार तो ऐसे समुंदर के से दूर है, लेकिन हिमालय के नज़दीक है। तो हमारा हौसला जो बिहारियों का है वो हिमालय से भी ऊंचा है। हम कठिन परिस्थिति में भी काम कर लेते हैं। अगर कोरोना काल में देखा होगा, बिहारी तमिलनाडु से भी पैदल चला गया। लोग कहते हैं काम करने के लिए को मौका मिले तो बिहार के लोग चांद पे भी जाके काम कर सकते हैं। ये बिहारी जो स्पिरिट है, उसको लेकर हमने कहा कि नहीं, स्वरोजगार, यानी अब बिहार के लोग, जो पहले बहुत इंडस्ट्री होती थी, झारखंड का बंटवारा हुआ, पूरी इंडस्ट्री झारखंड में चली गई। श्री बाबू जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बाद कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। बीच में 15 साल कांग्रेस के बाद राजद की हुकूमत आई, तो उसके बारे में आपको मालूम है, राजद हुकूमत में बहुत से लोगों ने पलायन कर लिया। कोई भी उद्योगपति वहाँ उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, अपहरण बहुत हुआ, तो लोगों ने बिहार छोड़ दिया। बहुत से बिहार के इन्वेस्टर पूरे दुनिया में चले गए, और आप चले जाइए फार्मास्यूटिकल में बिहारी लीडर हैं, इतने बिहारी इन्वेस्टर हैं सब जगह। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात की, 2007 में ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम ग्रेन बेस में, क्योंकि हमने जो बहुत तरक्की की फूड प्रोसेसिंग में,
ग्रेन बेस हम लोग इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा जो इथेनॉल बनता है वो ग्रेन से इजाज़त दी जाए। यूपीए सरकार ने नहीं दिया, फिर नरेंद्र मोदी जी ने वो इजाज़त दी, इथेनॉल पॉलिसी केंद्र ने बनाई। हमने बिहार पहला राज्य बना जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया और हमने सबसे अच्छी बनाई, बाकी राज्य ने कॉपी किया उसका। और उसमें हमारे पास करीब 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। कोरोना काल में नंबर 1 राज्य बना बिहार जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए। जो SIP भी है हमारे यहाँ, स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसके अंदर। लेकिन कोटा हमें पहले 18,000 करोड़ लीटर मिला, फिर 36,000 करोड़ लीटर हुआ। हमने प्रयास किया तो अभी 17 प्लांट को इजाज़त मिल गई वहाँ। तो उससे क्या होगा कि जो अनाज है सबसे ज़्यादा मक्का बिहार में होता है और हम लोगों ने कहा कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम उसको बना सकें, तो इजाज़त मिल गई है। अब इथेनॉल का जब मैं आज बात कर रहा हूँ तो मेरा गोपालगंज में 2 प्लांट बनकर तैयार है, आड़ा में बनकर तैयार है 4 लाख लीटर का, पूर्णिया में बनकर तैयार है, मोतीपुर में कई प्लांट शुरू हो रहे हैं, काम शुरू हो गया है, तो लोहट में काम शुरू हो गया है। हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग में पेप्सी कंपनी को इजाज़त दी वहाँ बेगूसराय में। वहाँ पर हम घोषणा नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ काम पूरा हो गया करीब करीब, मार्च में उसका मार्च अप्रैल में उद्घाटन हो सकता है। फिर हमने अरुण बेवरेज के जो रवि जयपुरिया जी हैं उनको हमने कहा कि भाई लीची का, आम का जूस का कीजिए, तो उन्होंने उसको भी ऐड कर दिया, तो वो तैयार है। ITC कंपनी ने ज़मीन ली है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है वो आ रही है, और भी बहुत कुछ बताने को है। तो हम लोगों ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपका इंटरव्यू देखा जाएगा तो करीब 38,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रपोजल है। ये बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे अनुभव वाले, जिनके साथ मैंने 5 साल अटल जी की कैबिनेट में काम किया है, उनके साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए। मैं पूरे जगह हिंदुस्तान में गया, हमने अब टेक्सटाइल में काम करना है। हमने तय किया, देखिए बिहार में जितने टेक्सटाइल में जो कपड़ा हम पहनते हैं, आप पहनते हैं, वो सब बिहारियों के हाथ से निकले हुए कपड़े, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। कहीं भी चले जाइए, गारमेंट इंडस्ट्री में बिहारी है, हॉजरी इंडस्ट्री में बिहारी है, त्रिपुर तमिलनाडु से लेकर सूरत तक, और वो मजदूर हैं, स्किल्ड हैं। और अगर हम बिहार में अभी टेक्सटाइल पॉलिसी ले आए तो बड़ी तादाद में उद्योग वहाँ आ जाएंगे। तो हम टेक्सटाइल में भी काम करने वाले हैं। इथेनॉल के बाद हमने ऑक्सीजन में भी बहुत काम किया, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई। हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। गया में डोभी में हम 2000 एकड़ का बहुत बड़ा पार्क अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर के अंदर बना रहे हैं। हम बिहार के अंदर जो मोटर इंडस्ट्री है उस पर भी हमारी नज़र है, हमारी जो सेरेमिक टाइल है उस पर नज़र है, शीशा इंडस्ट्री पे नज़र है। बिहार में हम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में बहुत काम कर रहे हैं, खादी में बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के सपनों का बिहार है। तो जहां हम शराबबंदी कर रहे हैं वहां हम खादी को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हैंडलूम में बुनकर के लिए काम कर रहे हैं। रेशम, जो हमारा भागलपुर है वो रेशमी शहर कहा जाता है, सिल्क सिटी, उसकी चमक को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं बैठा नहीं हूँ, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बिहार से मैं सांसद रहा, 3 बार रहा, और लेकिन अपनी जन्मभूमि में जाके काम करना और हमारे सारे ज़िलों में जाकर देखना। हमने युवा उद्यमी योजना बनाई, जो नौजवान हैं उनको 16,000 लोगों को अभी 10 लाख का लोन दिया, 5 लाख का लोन और 5 लाख ग्रांट, तो 10-10 लाख दिया, तो 16,000 उद्यमी तैयार किए। इसी तरह स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, MSME में काम कर रहे हैं, खादी में काम कर रहे हैं, हैंडलूम में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं। तो इतना काम कर रहे हैं कि अगर 1 साल में हमने तय किया, मैं जानता हूं कि मुझे कसौटी पे कसा जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं, मैं भारत सरकार में सिविल एविएशन, टेक्सटाइल, कोल जैसे बड़े मंत्रालय मैंने हैंडल किए हैं। वो अटल जी के कैबिनेट में रहने के बाद उनकी तरफ से पूरी छूट थी, खुलकर काम करते थे और अटल जी का आशीर्वाद रहता था। यहाँ भी नीतीश जी का पूरा सपोर्ट रहता है। तो यहाँ हमने तय किया कि हम ऐसा काम करें कि अपने बिहार के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई इसको इंसाफ में बदले। और इसलिए हमने सब जगह से जाके कहा कि परसेप्शन बन गया कि बिहार में ऐसा है वैसा है। पुरानी इमेज फिल्मी इमेज बन गई, अपहरण फिल्म
गंगा जल, शूल, बिल्कुल। ऐसी फिल्म। और कोई गुंडा दिखा रहे हैं अगर तो दिखा रहे वो खैनी लटा रहा है, कितने आदमी थे। अब वो बिहार की इमेज नहीं बनानी है। बिहारी लोग टैलेंटेड हैं, हमारे यहाँ नालंदा है, विक्रमशिला है, बिहारी IIT में, IAS में, सब जगह, UPSC में, सब जगह बिहारी आगे हैं। लेकिन बिहार की इमेज फिल्मों ने बहुत खराब की। और इसलिए जैसे गुजरात में अमिताभ बच्चन ने जाके कहा था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हमने कहा यहाँ फिल्म वाले को क्या ला, मैं ही ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने सब जगह जाकर कहा कि बिहार के बारे में राय मत बनाइए, आकर राय बनाइए। तो मैंने नारा दिया, एक बार तो आइए बिहार में। तो वो मैंने सब जगह घूम घूम कर, भिलवाड़ा गया, चंडीगढ़ गया, मुंबई गया, सूरत गया, सब जगह मैं गया, उनको बुलाया। और जो हौजरी के लोग मिले, मैंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ होर्डिंग लगा देते हैं, हमारे यहाँ आप प्रचार करते हैं, लेकिन माल बेचते बिहार में, बिहार को बाजार मत बनाइए। हमने कहा बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो हमने उन लोगों को आमंत्रित किया है। अगर टेक्सटाइल की पॉलिसी जैसे आएगी तो मूल चूल परिवर्तन होगा। हम एक साल में 2.5 लाख लोगों को रोजगार उसमें दे पाएंगे, क्योंकि स्किल्ड वर्कर जो टेक्सटाइल के हैं वो बिहार के ज़्यादा हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, एक दिन भी चैन से बैठा नहीं हूँ, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। कोरोना काल में मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था 1 महीना पीछे, 10 दिन बीमार रहा। फिर हमारे यानी 3 तारीख को हम लोग औरंगाबाद गए थे मुख्यमंत्री जी के साथ। मंच पे जितने मंत्री, मुख्यमंत्री सहित सब पॉजिटिव हो गए। तो ये महीना तो पूरा चला गया। अब 6 से देखते हैं ये जो ओपन हुआ है अब, तो अब मैं मानता हूँ कि और तेजी से काम करेंगे। अभी तो स्क्रैच करके काम शुरू करना है, यानी ये इमेज बनाना है कि बिहार में उद्योग लग सकता है। लोगों को हमने, उद्योगपति को कहा कि आइए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नीतीश जी के साथ है और हम लोग मंत्री, हमने कहा कि आइए और बिहार के अंदर उद्योग लगाइए। और हमने सबसे कहा कि लोग जो ये समझते हैं कि बिहार में जाना क्या होगा, हमने कहा मेरे दरवाजे हरदम खुले, 1 रुपया कोई रिश्वत मांगे तो हमें बताइए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, लेकिन आइए बिहार में उद्योग लगाइए। बिहार के लोग बड़े दिल के होते हैं, जो उद्योग लगाने आएगा उसको पूरा कोऑपरेट करेंगे। चलिए, जिस तरह से टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करिए, और भी कई अन्य क्षेत्रों में लगातार आपकी ओर से काम किया जा रहा है, टेक्सटाइल पॉलिसी कब तक आ रही है सर? क्योंकि कई तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं कि रोक दिया गया है, क्या इस तरह से कोई सच है इसमें? नहीं, रोका नहीं गया है। देखिए, कोई मुख्यमंत्री अपनी राज्य में कैसे नहीं चाहेंगे कि रोजगार हो, उद्योग हो। तो अभी हम लोगों ने बना लिया है, एक बार मुख्यमंत्री जी को दिखाएंगे और जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी आएगी। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी टेक्सटाइल पॉलिसी भी आएगी? और जल्द आएगी, जल्द। मैं इतना कह सकता हूँ कि बिहार अगर तरक्की करेगा, सबसे ज़्यादा रोजगार टेक्सटाइल में ही आएगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोशिश करके चनपटिया में जब मजदूर लौटे, तो जो मजदूर जिस स्किल के थे उनके लिए वहाँ पर चनपटिया में शुरू किया, और हर ज़िले में शुरू किया, लेकिन चनपटिया काफ़ी बेतिया की जगह है, महात्मा गांधी चंपारण का इलाका है। तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने आकर काम किया, मजदूरों ने। अब वो लुधियाना माल भेज रहे हैं, सूरत भेज रहे हैं वहीं से। तो ये बिहार में तरक्की हुई है। तो अगर चनपटिया डेवलप हो सकता है तो पूरा बिहार डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आप उद्योग का पूरा विभाग देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। बड़ा एक सवाल है कि अगर हम विपक्ष की बात कर लूँ मैं, तो लगातार विपक्ष का ये आरोप रहा है कि बिहार में उद्योग को पीछे ले जाया गया है और उद्योग है ही नहीं। किस तरह से आपकी चुनौतियां रही सामने, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमलावर रहा है? नहीं, विपक्ष में जो लोग हैं उनके वजह से ही तो दिक्कत हुई है। 15 साल जब लालू जी, राबड़ी जी की हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने राज्य से तुलना करके हमसे बातचीत करें, आंकड़ों पे करें। हम कोई ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ते। हम लोगों से कहते हैं कि भाई हमें मेरे लिए कोई मंत्री बनना, मैं तो 30 साल की उम्र में भारत सरकार मंत्री बन गया, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। मैं कोई नौकरी करने के लिए थोड़ी बिहार में गया हूँ। मैं वहाँ पर बिहार के लोगों को, अपनी जन्मभूमि के जो हमारे वहाँ के नौजवान हैं, जिनको मैं अपना छोटा भाई बहन मानता हूँ, उनके लिए उद्योग रोजगार में कैसे डेवलप, उनको कहीं दर दर भटकना ना पड़े। देखिए, आप ही के चैनल में बहुत से बिहारी काम करते हैं, तो जहाँ स्किल होगा वो तो कहीं भी, चांद पे भी जाके काम करेंगे। सियाटल में बिहारी बढ़ गए, न्यूयॉर्क में बढ़ गए जाकर। गयाना, सूरीनाम में हम लोग गए थे ईंख पैदा करने,
राष्ट्रपति बन गए वहाँ पर जाके। मॉरिशस बिहारियों का ही शहर है। तो काम करने तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मजबूरन हमें राज्य न छोड़ना पड़े, ये माहौल बना देना है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में सर अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े पद आपने देखे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आपने संभाला है। अटल जी के समय से अगर मैं बात करूं तो अब बिहार आपको भेजा गया, प्रमोशन है कि डिमोशन मानते हैं इसे? राजनीति में देखिए प्रमोशन डिमोशन क्या होता है। राजनीति में जो केंद्र में मंत्री है या जो राज्य में काम कर रहे हैं, कई राज्य के लोग हैं, महाराष्ट्र में जो राज्य में काम करते हैं उनसे कहिए तुम राज्यसभा ले लो, बिहार दिल्ली चलो, लेगा कोई? वो लोग कहेंगे नहीं हमें राज्य की सेवा करनी है। तो कई जगह राज्य में काम करने का एक अलग अंदाज है। और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने खड़ा किया जाओ किशनगंज चुनाव लड़ो। किशनगंज में कमल खिला है जो कभी नहीं खिला, मैं ही एक बार किशनगंज से जीता। पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, मैंने वहाँ कम मोहब्बत का फूल खिलाया। दंगे हुए थे वहाँ, और वहाँ पे जाके पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं वहाँ 2 बार जीत के आया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिला के दिखाओ, कश्मीर में कमल खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ बिहार, उद्योग लगा के दिखाओ। तो हमें पार्टी मुश्किल काम देती है, लेकिन उसको ज़रूर ईमानदारी से करते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। सवाल है कि काम होता है, और काम को जो लोग सेवा के जरिए आते हैं उनके लिए नहीं है कि आप केंद्र में मंत्री बन गए तो लाट साहब बन गए, और हम राज्य में बन गए तो कोई गुलाम बन गए। केंद्र में मैं भी केंद्र में रहा हूँ, लेकिन राज्य में अगर कोई लोग काम करते हैं उनको कोई हीन भावना से देखेंगे नहीं। काम है, कोई कहीं रहकर काम करे। कई लोग हैं जो राज्य में बहुत काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये नहीं है कि हम लोगों के लिए ये सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। तो हम ठीक है, इंटरनेशनल मैच पहले खेल लिए, लेकिन अगर इंटरनेशनल में खेलना है तो आपको रणजी खेलना होता है, राज्य को खेलना पड़ता है। तो हमें राज्य में भेजे खेलने भेजा। लेकिन कई तरह के सवाल सर उठते आए हैं लगातार। जिस तरह से अगर बात करूं तो कहा जाता है कि अगर किसी काम को भी करना है, या कोई कहते हैं कि हाँ मंत्री तो बना दिया गया है, बीजेपी के तमाम यहाँ पर लोगों को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन कोई पावर नहीं है आप लोगों के पास। यानी अगर कोई काम भी अगर करना होता है तो मुख्यमंत्री से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, यानी अगर कैबिनेट में भी कोई काम होगा तो पहले मुख्यमंत्री से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। ये बिहार में परसेप्शन विरोधी बनाते हैं कि सारा पावर मुख्यमंत्री के पास है। देखिए पावर तो कैबिनेट के पास होता है। हर चीज बात कैबिनेट में होती है, और मुख्यमंत्री जी भी कहीं कोई घोषणा करें तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है, चाहे पीएम भी करें। अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे, कुछ घोषणा करके आते थे तब भी वो कैबिनेट में आता था। लोकतंत्र में सारी पावर कैबिनेट को है, और मैं कैबिनेट मंत्री हूँ तो कैबिनेट में अपनी बात को रखता ही हूँ। और मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया होते हैं उनको सम्मान दे के चलना उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई एम्प्लॉई हैं वहाँ पे। हम कैबिनेट के सदस्य हैं, और जो कैबिनेट के सदस्य हैं तो सामूहिकता में निर्णय होता है, और सामूहिकता में हम सब निर्णय करते हैं। लेकिन बाहर परसेप्शन बना दिया गया कि साहब कोई बीजेपी के मंत्रियों को पावर नहीं है या और मंत्रियों को पावर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री जो हैं सिर्फ बंगला और गाड़ी में घूमने के लिए ही है, पावर तो बीजेपी के मंत्रियों के पास है ही नहीं सर। नहीं, बीजेपी के मंत्रियों के पास गाड़ी और बंगला के लिए मंत्री नहीं बने हैं, बीजेपी के सेवा के लिए बने हैं। बिहार की जनता ने अगर 74 सीट बीजेपी को दी है, हमारी तो एक ही सीट नंबर 1 पार्टी आरजेडी बनी 75 जीत के, हम तो 1 सीट कम है। तो अगर हमें दी है 74 सीट तो इसलिए नहीं दी है कि हम गाड़ी बंगला के लिए, हम लोग सेवा के लिए गए। और नीतीश जी से पुराना संबंध है बीजेपी का, एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री तो बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। समझिए बिहार का सौभाग्य है कि इतना एक्सपीरियंस, जो केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं, वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और आज जो देश में 2-3 बहुत सीनियर लोग जो स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा में, उसी तरह नीतीश कुमार बिहार के अंदर हैं। तो समझिए वो उम्र में बड़े हैं। तो और उन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने कटसी उनसे ज़्यादा नहीं देखी किसी में। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो
अपने से छोटों को भी बहुत सम्मान देते हैं, इसी का नाम नीतीश कुमार है। पहले भी काम किया है आपने उनके साथ, ये पहले दफ़ा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, इससे पहले भी काम किया है, लेकिन कहते हैं कि बात नहीं मानते हैं आपकी, ऐसा है क्या? कहते हैं कि बातें नहीं मानते हैं आपकी, आप कोई भी अगर आपको भी अगर कुछ करना होता है तो आपको पहले जाना पड़ता है नीतीश जी के पास, उनसे बात करनी होती है। नहीं, देखिए वो भी जो काम करते हैं वो राज्य के हित में करते हैं, हम भी राज्य के हित में करते हैं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में विषय तो लाना ही होता है। मतलब जो जिम्मेदारी है राज्य में, मुख्यमंत्री, देखिए सरकार में तो मुख्यमंत्री जी हैं, बीजेपी तो सहयोगी दल है उसमें, तो सहयोगी दल सरकार तो नीतीश कुमार जी कहते हैं, नीतीश सरकार कही जाती है, हम तो उसमें पार्टनर हैं। तो हम अच्छा काम करेंगे तो मुख्यमंत्री बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर मैं कुछ भी करके आता हूँ तो उनको बताता हूँ, बहुत खुश होते हैं, और बड़े हैं हमको, उनको इज्जत देते हैं और वो भी पूरी इज्जत देते हैं। तो कई हमारी आज तक कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो कुछ करते नहीं। मैंने आज तक बिहार में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक डीएम, एक एसपी, एक ऑफिसर, एक ट्रांसफ़र के लिए या इसको ये कर दीजिए या राज्य में एक पैरवी हमने आज तक नहीं कहा। हम नहीं कहते, हम कहते जो ऑफिसर आएगा उसको काम करना होगा। हम ऑफिसर के अंडर का नहीं है, लोकतंत्र में हमारे अंडर ऑफिसर है, हम उसकी गुलामी नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से जब काम करेंगे तो बिना दबे हुए काम करेंगे, तो हम करते हैं काम। तो अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा तभी तो आपको अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो ईमानदारी से निडर निर्भीक होकर काम कीजिए। तो हम लोग करते हैं, लेकिन नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है और वो पूरा, हम कोई बात उनको कहते हैं तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। कभी उनसे बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छी बात है ना कि जो लीडर है, कस्टोडियन है सरकार का, उनके संज्ञान में विषय तो जाना ही चाहिए। बाकी निर्णय तो कैबिनेट में होता है। यानी इन तमाम बातों को आप कहेंगे, मतलब झुटलाएंगे कि अधिकारियों की ज्यादा चलती है, नेताओं की कम चलती है बिहार में? परसेप्शन है कि अधिकारी की ज्यादा चल रही है, नेता की नहीं चल रही है। ये परसेप्शन बना दिया हमारे विरोधियों ने। लेकिन कोई भी फाइल अगर अधिकारी भेजेंगे और मैं उसको नहीं करूं तो मुझे ओवर रूल करके कोई नहीं कर सकता, फिर तो कैबिनेट में ही वो विषय जाएगा। तो फिर आपको अपना अधिकार नहीं पता होगा, तो फिर आप अधिकार और कर्तव्य दोनों मालूम होना चाहिए। तो अधिकारी क्या करेंगे? आप अगर अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई अधिकारी क्या करेगा उसमें? अधिकारी को जो ड्यूटी है वो पब्लिक के अंदर जो उनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी करेंगे, दोनों का बराबर सम्मान है। चलिए, एक बड़ा अहम मुद्दा है शराबबंदी। शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन शराबबंदी दिख नहीं रही है कहीं पर भी। अगर मैं अभी हाल ही की बात उठा लूँ, छपरा की बात कर लेंगे, कई लोग शराब, यहाँ पर नकली शराब पीने से मौत हो जाती है, शराब पीने से मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा, इस तरह के बयान सामने आते हैं। यहाँ तक कि अब तक तो पुलिस लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था, अब टीचर्स भी लग गए हैं, लेकिन फिर भी घर घर तक पहुँचती है शराब बिहार में। कहाँ है शराबबंदी सर? सिर्फ कहते हैं कि कहने के लिए है शराबबंदी। देखिए, महात्मा गांधी जी का राज्य बिहार माना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जब चंपारण गए तो वहीं से महात्मा होके लौटे, तो उनका राज्य माना जाता है। और महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करना, नीतीश कुमार जी बहुत फॉलो करते हैं उसको, महात्मा गांधी जी को, उनकी बताई हुई रास्ते को। तो शराबबंदी लागू की है, जगह जगह उनके वचन लिखवाए हैं विधानसभा, विधान परिषद में, और खादी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। शराबबंदी पूरी तरह से हो, मुख्यमंत्री जी उसके लिए समाज सुधार अभियान भी चला रहे हैं। और ये सही है कि लोग हैं, कितनी भी बंदी करो तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेते हैं, और जब नकली शराब होती है तो पी के मर जाते हैं लोग। और ये कठिनाई है, लेकिन शराबबंदी लागू रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिहार में मुख्यमंत्री जी की एकदम जिद है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए, और हम लोगों का विधानसभा में कमिटमेंट है कि हम लोग शराबबंदी करेंगे। तो सब पार्टी ने मिलकर कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो शराबबंदी लागू है।
बिल्कुल, शराबबंदी लागू है, लेकिन सर कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, यहाँ तक कि जब मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो मुझे कई ऐसे लोग मिले जो रिपोर्टिंग के टाइम पर ही शराब में धुत थे। जब मैंने उनसे पूछा कि शराब कहाँ से आई तो उन्होंने कहा कि शराब तो घर तक आ जाती है, हमें सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, आप बताइए कहाँ मंगानी है शराब। यानी कह सकते हैं कि इतनी पैठ है वहाँ पर, एक दो बोतल नहीं सर, कई बार तो जखीरे जखीरे वहाँ पर पकड़े जाते हैं, शराब के गाड़ियों में पकड़े जाते हैं। सख्ती है इसलिए तो पकड़े जा रहे हैं। और ये सही है कि बहुत से लोगों की मौत हुई है और आइंदा ये ना हो, काफ़ी इसको मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगी, लागू रहेगी। यानी शराबबंदी लागू रहेगी, लेकिन वो बैक पे जो चल रहा है वो उसको भी रोकेंगे हम लोग, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। एक और बड़ा यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर मैं बीजेपी की बात कर लूँ, कई बार ये बातें सामने आई हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो है वो खींचतान लगातार बनी रहती है। एक यहाँ पर बड़ा आपसे ही सवाल है, जैसे लगातार यहाँ पे कहा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में इतनी खींचतान है कि पार्टी खुद ही तय नहीं कर पाती कि उनके प्लान्स क्या हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई खींचतान नहीं है। जेडीयू हमारा बहुत पुराना साथी है, बीच में 1-1.5 साल वो ज़रूर राजद के साथ चले गए थे और उनके साथ हुकूमत बनाई जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन बहुत भरोसे का साथी है। उस वक्त भी वो मन से नहीं गए थे, विचार से गए थे, क्योंकि कई विचारों पर हमारा उनका टकराव था। लेकिन आप ये देखिए, जेडीयू एक अलग पार्टी है, जेडीयू का नेता अलग, जेडीयू का झंडा अलग, जेडीयू की आइडियोलॉजी अलग, जेडीयू का निशान अलग। हमारे नेता अलग हैं, हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन बिहार के मुद्दे पर हम एक हैं। बिहार में डेवलपमेंट के लिए हम साथ में। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि बीजेपी या जेडीयू के विचार हर जगह मिलने ही चाहिए। भाई अलग पार्टी हैं, कई चीज़ों पे हो सकता है अलग राय आती हो, लेकिन इसका मतलब कि डिफरेंसेस है हम लोगों के बीच में नहीं है। बिहार के मुद्दे पर हम एक हैं। जैसे चुनाव में वो कई जगह यूपी में अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं, पहले भी वो लड़ते थे कई जगह अलग, हम अलग लड़ते थे, लेकिन बिहार में हम एकजुट होकर अभी एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार में सरकार स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत तो गठबंधन में आप साथ रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत, थोड़ा बहुत बयानबाजी चलती रहती है, और लेकिन हम लोग बयानों से थोड़ा कहते हैं कि ये सरकार को 5 साल चलाना है। एक चीज़ तय है पार्टी की तरफ से कि 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार स्टेबल होकर चलेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यानी आपका कहना है कि बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है। जो बयानबाजी लगातार सामने आ रही है वो बयानबाजी भी झुठला रहे हैं सर आप। लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या कुछ बयानबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है, इसे भी झुठला रहे हैं। नहीं, वो बयानबाजी तो हुई है कई, और विशेष राज्य के दर्जे पे या जातीय जनगणना पे या कई अन्य इशू पे। जातीय जनगणना के साथ है बीजेपी? नहीं, हमने तो कहा जो केंद्र की राय होगी, तो केंद्र की कोई राय बनी नहीं है, तो हम तो अपनी पार्टी के राय के साथ होंगे। जातीय जनगणना पे आरजेडी, जेडीयू और कई लोगों के विचार अलग हैं, और हमारे विचार ये है कि जो पार्टी तय करेगी केंद्र, हमने कोई अपनी तरफ से राय नहीं दी है। तो जातीय जनगणना पर जो राय बनेगी बनेगी। बीजेपी जेडीयू का कोई विवाद इस पे हम वहाँ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जो डेलीगेशन पीएम से मिलने गया था तो उसमें हमारे भी एक मंत्री गए थे मिलने के लिए, और वो राय बनेगी, वो नीतीश जी मोदी जी मिल के तय करेंगे। कभी आपको एक बड़ा सवाल है, बड़ा पर्सनल तौर पे, कभी आपको तुष्टीकरण का सामना करना पड़ा है पार्टी में? तुष्टीकरण? हाँ, यानी किसी तरह से, जैसे कहते हैं कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या कभी इस तरह का भेदभाव? मेरे से कौन भेदभाव कर सकता है? ये मेरी पार्टी है, हमने भी यहाँ खून पसीना दिया है। जब 1986 में हम इस पार्टी में आए, और तब पार्टी के 2 ही एमपी थे, पूरी बचपन से इसी पार्टी में काम कर रहे हैं। 7 साल पद पे नहीं रहे तब भी अपना ईमान नहीं बदला, पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो हमारे साथ तो कोई भेदभाव नहीं होता, हमें तो और ज़्यादा प्यार मिलता है। एक और सवाल यहाँ पर, जैसे यूपी में चुनाव है सर, यूपी में चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? योगी अगर आते हैं तो क्या होगा और नहीं आते तो क्या होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो सपा की तरफ से लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा सीटें सपा लेकर आएगी, वहीं बीजेपी का कहना है कि 300 से सपा को बोलने में पैसे लगते हैं, वो तो कह देंगी कि हम 600 सीट जीतेंगे जितनी सीट नहीं है।
वो आप अखिलेश यादव का देखिएगा, आजकल वो मीडिया से ही सवाल करने लगते हैं। जिस एंकर से मिलते कहते जी आइंदा नहीं आऊँगा। अरे भाई आप अगली बार हार जाएंगे, कोई बुलाएगा ही नहीं आपको। तो अखिलेश यादव वहाँ तुष्टीकरण के रास्ते पर हैं। वो समझते हैं मुसलमानों को डरा कर वोट ले लेंगे सपा का, और वो एक जाति का वोट लेकर आगे चल रहे हैं। हम समाज के हर लोगों को लेकर चल रहे हैं। योगी जी के राज में जिस तरह बेहतरीन काम हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है, मैंने खुद जाकर देखा है। उद्योग में कितना काम हुआ है, रोज़गार में कितना काम हुआ है। आपके यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना है यूपी के अंदर, और हर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी का क्या है, फ़कीर आदमी है, वो तो पूरा जीवन उनका परिवार को त्याग दिया, सब कुछ त्याग के वो एक सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री क्यों खोएगा यूपी। जिस तरह से सर अगर चुनावों की बात करें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, अगर मैं बयानबाजी की बात करूं तो कई तरह के बयानबाजी सामने आती है। जैसे अभी आपने सुना होगा योगी जी का एक बयान यहाँ पर सामने आया है कि मैं मई में भी जो है वो सर्दी ला सकता हूँ। सुना होगा आपने ये बयान, काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चा में रहा कैराना को लेकर। क्या इन बयानबाजियों से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए चुनाव में जिस तरह का सवाल खड़ा होता है उस तरह का जवाब दिया जाता है। क्या बयानबाजी नहीं होती है? अखिलेश यादव कैसे बोलते हैं, जयंत चौधरी कहते हैं हम चर्बी उतार देंगे। तो चर्बी उतारने की बात जब कहते हैं, वहाँ जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कितना भड़काऊ बयान देते हैं। और हम लोग कहते हैं भाई योगी जी ने तो सारे गुंडे जेल में पहुँचाए हैं कि नहीं पहुँचाए? कहाँ है? देख लीजिए मुख्तार अंसारी कहाँ है जेल में, ये अतीक अहमद कहाँ है जेल में। आज़म खान बहुत बड़बोल थे, जबान बोलते थे लगता था अंगाड़े निकल रहे हैं। भारत माँ को डाइन कहने वाले आज कहाँ हैं? तो ऐसे लोग जो समझते थे कि वो राजा हैं, मुगलिया हुकूमत चली गई लेकिन ये अगर मंत्री बन गए तो बस अकबर बाबर औरंगजेब के बाद यही हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना है कानून के तहत। तो उनको सबक मिला है जो अपना राज समझते थे। लोकतंत्र में जनता का राज होता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि वो एक बार चुनाव जीत गई तो राजा हो गई, और यहाँ राजा नहीं फ़कीर राज कर रहा है। बिहार में क्या लक्ष्य रखा है सर आपने? कब तक बिहार की तस्वीर बदलेंगे उद्योग के मामले में? क्योंकि लगातार जिस तरह देखिए मुझे तो अभी 1 साल हुए हैं, और 1 साल में 6 महीना मैंने कहा वो कोरोना काल में बीत गए। 6 महीना ही हुआ है, लेकिन हमने एक बेस तैयार कर दिया है। रनवे बिहार का, विकास का, उद्योग का, डेवलपमेंट का तैयार है। और हमारे कैप्टन जो हैं, पायलट जो है वो नीतीश कुमार जी हैं, मैं को पायलट हूँ उसमें। मतलब मंत्री तो साथ में मुख्यमंत्री के चलता है। बिल्कुल। और अब रनवे पे जहाज है, अब टेक ऑफ हो गया है। अब ये रुकेंगे नहीं, 2025 तक हम लोगों ने जो वादा किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो दे के रहेंगे। बिहार के लोगों के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, और यही बात हमने विधानसभा में कही थी, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। वाह, बहुत तो बदल कर दिखाएंगे बिहार को। यानी कह सकते हैं कि अभी 6 महीने हुए हैं, अभी थोड़ा सा और वक्त अगर आपको मिल जाए तो पूरे बिहार नहीं, मैं 2025 तक उद्योग विभाग में इंशाल्लाह काम करने वाला हूँ। मेरा कोई और लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है कि बिहार के नौजवान को, बिहार के बेटे बेटियों को, जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उनको आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, भरोसा रखिएगा, आपका भाई शाहनवाज हुसैन आपको मायूस नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जब आपको और समय मिलेगा 2025 तक का, तो बिहार की तस्वीर उद्योग के मामले में कुछ और ही होगी। हम हर 100 दिन पर आपके चैनल पर आकर अपना हिसाब देंगे। बिल्कुल। अभी तो साल भर पे बुलाया आपने। बिल्कुल। और आपका चैनल हमारे बिहार में बहुत देखा जाता है, तो हम ज़रूर आएंगे और आपको हिसाब किताब देंगे। जनता जो हिसाब मांगेगी वो कहाँ होगा? बिल्कुल, आपके ज़रिए ही होगा। यही होगा सर। तो आपकी जनता के तरफ से आपके सवाल थे, और सरकार की तरफ से हमारे जवाब थे। बिल्कुल। तो 100 दिनों बाद फिर मुलाकात होती है आपसे? जी ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज हुसैन। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी पहचान के मोहताज नहीं, बड़ी जिम्मेदारियों को इन्होंने संभाला है और आज भी लगातार यहाँ पर बिहार की सेवा कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमने बिहार पहला राज्य बना जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया, और हमने सबसे अच्छी बनाई, बाकी राज्य ने कॉपी किया उसको। और उसमें हमारे पास करीब 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए।
जब मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो मुझे कई ऐसे लोग मिले जो रिपोर्टिंग के टाइम पर ही शराब में धुत थे। जब मैंने उनसे पूछा कि शराब कहाँ से आई तो उन्होंने कहा कि शराब तो घर तक आ जाती है, हमें सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, आप बताइए कहाँ मंगानी है शराब। विधानसभा में कमिटमेंट है कि हम लोग शराबबंदी करेंगे, तो सब पार्टी ने मिलकर कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। चलिए, जिस तरह से टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करी है और भी कई अन्य क्षेत्रों में लगातार आपकी ओर से काम किया जा रहा है, टेक्सटाइल पॉलिसी कब तक आ रही है सर? बिहार को बाजार मत बनाइए, हमने कहा बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो हमने उन लोगों को आमंत्रित किया, अगर टेक्सटाइल की पॉलिसी जैसे आएगी तो मूल चूल परिवर्तन होगा।